नमस्कार साथियों, मयूर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक अपन ने अल्कोहल का वर्गीकरण, नामकरण और उसके निर्माण की विधि पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इस पार्ट में अपन अल्कोहल के भौतिक गुणों का अध्ययन करने वाले हैं और साथ के साथ ही अपन अल्कोहल के द्वारा दर्शाई जाने वाली महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अल्कोहल के भौतिक गुण। देखिए दोस्तों, अल्कोहल के भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ अल्कोहल के जो भौतिक गुण है। अल्कोहल के जो भौतिक गुण है उनमें पहला जो पॉइंट है वह है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल उदासीन है। अल्कोहल कैसा होता है? उदासीन यौगिक है। हमेशा याद रखना, अल्कोहल उदासीन है। चलो, दूसरा इसका पॉइंट आता है कि जो C1 है से लेकर के C11 तक, यानी एक कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक, यानी अनडेकेनोल तक जो अल्कोहल है, एक कार्बन से लेकर के 11 कार्बन तक के जो अल्कोहल होते हैं वो होते हैं रंगहीन, वो होते हैं रंगहीन, विशिष्ट गंधयुक्त द्रव होते हैं। विशिष्ट रंगयुक्त द्रव होते हैं। जबकि उच्चतर अल्कोहल जो होते हैं साथियों, वह मोम के समान होते हैं। यानी कि मोम वैक्स जो होती है उसके समान मुलायम ठोस होते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा पॉइंट, जो अल्कोहल है इनकी विलेयता के ऊपर डिस्कस करते हैं। विलेयता, जितने भी अल्कोहल होते हैं दोस्तों, अल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है साथियों? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और इस बंध के कारण से, हाइड्रोजन बंध के कारण से अल्कोहल जल में घुलनशील है। अल्कोहल किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है, हाइड्रोजन बंध के कारण से। इनकी विलेयता का जो विलेयता का क्रम है, देखते हैं, अपन बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कार्बन चेन OH, मेथनॉल, तो इनकी जो विलेयता है वो जल में घुलनशीलता को प्रभावित करने के लिए जो एल्किल समूह है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। देखिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक सेकंड, ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये R समूह है, ये R समूह जल विरोधी होता है। R समूह क्या होता है दोस्तों? जल विरोधी होता है। R समूह क्या होता है? जल विरोधी होता है। अर्थात दोस्तों, जितना बड़ा एल्किल समूह होगा उसकी विलेयता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। यानी R का आकार बढ़ेगा तो जल में उसकी विलेयता क्या होगी? घटेगी। देखिए किस तरह से चेंज होती है। मैं लिख रहा हूं दोस्तों, मैंने लिख दिया CH3OH, मैंने लिख दिया C2H5OH, इसी तरह से C3H7OH और C4H9OH। तो देखो दोस्तों, क्या कर रहे हैं अपन? 4 अल्कोहल लिखे हैं। एक में मैंने लिखा 1 कार्बन का एल्किल समूह, दूसरे का मैं लिखा 2 कार्बन का, 3 कार्बन का और 4 कार्बन का। जितना बड़ा एल्किल समूह होगा उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा साथियों? बड़ा होगा। और जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, ये जल विरोधी होने के कारण से इसकी जल में घुलनशीलता उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ऐसी स्थिति में इसकी जल में घुलनशीलता का जो क्रम है वो ये वाला हो जाएगा। जल में घुलनशीलता का क्रम, जल में विलेयता का घटता क्रम। एक और होता है दोस्तों समावेवी अल्कोहल। समावेवी अल्कोहल में
अगर साथियों समावेशी अल्कोहल की बात करें, जैसे कि मैंने 5 कार्बन की श्रृंखला बना दी, 5 कार्बन का पेंटेनॉल है, 1 2 3 4 5। इसी तरह से 5 कार्बन का एक और बना दिया मैंने साथियों, इस तरह से बना दिया, आइसो वाला समूह लगा दिया। फिर मैंने 5 कार्बन का ही एक नियो वाला समूह लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने पूछ लिया कि इनका जो विलेयता का क्रम है ये क्या होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो श्रृंखला बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने के साथ साथ इसकी विलेयता क्या होती है, घटती है। ऐसे क्रम में यहाँ कितने कार्बन की चेन दिख रही है, 5 कार्बन की, और यहाँ कितने कार्बन की इसके अंदर, 4, और इसके अंदर कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। बस आपको यही याद रखना है कि जितने लंबी चेन है उसकी विलेयता उतनी ही कम है, चाहे वो समावेशी अल्कोहल हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का अल्कोहल है। अल्कोहल मींस लॉन्ग चेन, मतलब सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, विलेयता उसकी कम हो जाएगी। तो इसकी विलेयता का क्रम क्या होगा, ये बढ़ता क्रम हो जाएगा, क्योंकि यह 5 कार्बन की चेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। जितना छोटी श्रृंखला होगी उतना ही उसकी विलेयता ज्यादा होगी। कारण है जो एल्किल समूह होते हैं, जो एल्किल समूह होते हैं, कारण है एल्किल समूह, एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं, जल विरोधी होते हैं। आगे बात समझें। इसके बाद अगर इसकी बात करें, क्या अल्कोहल कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, तो देखिए साथियों, जो एल्किल समूह है वो जल विरोधी होने के साथ साथ ही जल स्नेही भी है, सॉरी इसी की तरह से ये तेल स्नेही भी है, तेल स्नेही भी होगा। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर इसको डिसॉल्व करें, जो कार्बनिक विलायक हैं, तो कार्बनिक विलायकों में इनकी घुलनशीलता का क्रम जस्ट उल्टा होता है। आपको केवल जल में घुलनशीलता का क्रम याद रखनी है। कोई अल्कोहल जल में कम घुल रहा है तो इसका मतलब वो कार्बनिक विलायकों में ज्यादा घुलनशील होगा, ये बात याद रखना। चलो इसके बाद में बात करते साथियों 5वें नंबर पे, ये तो इसका क्रम हो गया। 5वें नंबर पे देखिए इसको क्या करते हैं अपन, सॉरी 4थे नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए साथियों, गलनांक और क्वथनांक सदैव समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मॉलिक्यूलर वेट के। अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब देखिए मैंने लिख दिया CH3OH, मैंने लिख दिया CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। मैंने 3 अल्कोहल के उदाहरण लिए हैं। अब देखो इनमें अगर यदि समानता देखी जाए तो इनमें समानता क्या है, इनमें समानता है साथियों CH3OH में, CH3OH में। अंतर क्या है, तो इसमें एक भी CH2 समूह नहीं है, जबकि इसमें एक CH2 समूह है, और इसमें कितने CH2 समूह है, 2 CH2 समूह है। ये एक इसका बढ़ता क्रम है। अब इसका अणुभार की बात करें तो अणुभार मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया। कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जब इन सबको जोड़ लें, जब इन सबको जोड़ लें तो इसका अणुभार हो जाएगा 32। इसका अणुभार कितना हो जाएगा 32। इसका हो जाएगा साथियों 46, इसका हो जाएगा 32 और 46, ठीक है। और इसका अणुभार हो जाएगा साथियों 60, ठीक है। क्या जोड़ सकते हो 12, 24 और 36 और 16, 46। एक से दूसरे पे जाते हैं तो दोस्तों 14 का डिफरेंट होता है। अणुभार में कितने का डिफरेंट होता है 14 का डिफरेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। अब अपन बात करते हैं साथियों कि इसका जो विलेयता गलनांक क्वथनांक का कम होगा तो अणुभार के क्या बताया समानुपाती। अगर यदि इसका अणुभार बढ़ रहा है तो इसका गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि मेथेनॉल की तुलना में एथेनॉल का गलनांक क्वथनांक क्या होगा ज्यादा होगा। तो देखिए मेथेनॉल की तुलना में गलनांक क्वथनांक एथेनॉल का ज्यादा होगा और एथेनॉल की तुलना में गलनांक क्वथनांक प्रोपेनॉल का क्या होगा ज्यादा होगा। आगे बात समझ में।
इसी तरह से एक और ले लेते हैं, इसमें भी समावयवी अल्कोहल। समावयवी में क्या होगा, तो समावयवी का भी वही क्रम है, जैसे कि मैंने 4 कार्बन का ले लिया, 1 2 3 4 और यहां ले लिया OH। लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन गई है साथियों, 4 कार्बन की। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं 1 2 3 और यहां मैंने OH लगा दिया। इसमें कार्बन चेन कितने की हो गई साथियों, 3 कार्बन की। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 लिख सकते है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर जो गलनांक क्वथनांक का क्रम होगा, गलनांक क्वथनांक का क्रम होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका गलनांक क्वथनांक का क्रम कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं हो पाते, जबकि ये प्रॉपर वे में अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इसका गलनांक क्वथनांक का क्रम क्या होगा, पास पास आने के कारण से ज्यादा होगा, और इसका गलनांक क्वथनांक का क्रम क्या होगा, कम होगा। चलो इसके बाद में बात करते हैं साथियों, ये तो अपने भौतिक गुण हो गए। अब अपन बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में। इसके रासायनिक गुणों के बारे में एक बार इसे नोट कर ले दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। अगला जो पॉइंट है साथियों, वो है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। तो देखिए साथियों, अल्कोहल जो है 4 प्रकार के गुण दर्शाता है। अल्कोहल 4 प्रकार के रासायनिक गुणों को दर्शाता है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखिए किस तरह से दर्शाता है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ROH। ROH देखिए अल्कोहल में इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो हाइड्रोजन निकलने के कारण से। पहला जो रासायनिक गुण किसके कारण से होगा, हाइड्रोजन के निकलने के कारण से। तो मैं इसमें कैसे लिख रहा हूं, ROH। इसको मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, यानी जब हाइड्रोजन निकलेगा उसके कारण से कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, ROH। इसमें मैं क्या कर रहा हूं साथियों, OH के कारण से होने वाली अभिक्रिया, मतलब एल्किल समूह और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है, वो बंध को क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए। यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ROH। जिस बंध को दर्शाया जा रहा है उस बंध को ब्रेक करना है अपने को। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन टूट के अलग होगा, OH टूट के अलग होगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं क्या कर रहा हूं, ROH संपूर्ण ROH की एल्किल अभिक्रिया, यानी एल्किल समूह और OH समूह साथ के अंदर आ जाए तो इस संपूर्ण रूप से जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया होगी, यानी कि ROH की पूरे की अभिक्रिया। और देखिए साथियों, मैं लिख रहा हूं ROH। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से रासायनिक बंध बनाने में काम आ चुके 2, बचे कितने, 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं, 2 इसके पास लोन पेयर होते हैं साथियों। तो इसका मतलब जो ROH के ऑक्सीजन परमाणु हैं, ऑक्सीजन परमाणु के Lp के कारण, यानी लोन पेयर के कारण से भी अभिक्रिया होगी। इसमें मैं लिख रहा हूं संपूर्ण ROH की अभिक्रिया। ये दोस्तों OH समूह बाहर निकल रहा है, यानी इस अभिक्रिया का मतलब है अल्कोहल क्षारीय गुण को दर्शाएगा। अल्कोहल की क्षारीय गुणों की व्याख्या। अल्कोहल की कौन सी गुणों की व्याख्या होगी, इस अभिक्रिया के माध्यम से क्षारीय गुणों की व्याख्या होगी। और इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये जो होगी वो अल्कोहल की अम्लीय गुणों की व्याख्या होगी। यानी कि अल्कोहल की अम्लीय गुणों की व्याख्या भी करेंगे, अल्कोहल की क्षारीय गुणों की व्याख्या करेंगे। अल्कोहल के अंदर जो ROH है उस संपूर्ण अभिक्रिया का भी देखेंगे एग्जांपल, और यहाँ देखेंगे अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर जो लोन पेयर है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
है उसके कारण से किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लिया करें सुन ले दोस्तों। सबसे पहला इसमें रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल अपना हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करता है। हाइड्रोजन परमाणु त्याग करता है मतलब अल्कोहल की अम्लीय गुणों की व्याख्या करने वाली अभिक्रिया होती है। तो देखिए साथियों, एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं अल्कोहल अम्लीय गुण किस प्रकार से दर्शाता है, यानी अम्लीयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखिए पहले लिख रहा हूं अल्कोहल की अम्लीयता। क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, अल्कोहल की अम्लीयता पर टिप्पणी कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम लिखिए। तो इस पॉइंट के माध्यम से अपन उस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा अम्लीय है या 3 डिग्री ज्यादा अम्लीय है, और अम्लीय है तो क्यों अम्लीय है, तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। एक बात देखें दोस्तों, मैंने लिखा जल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये जल है। इस जल के अंदर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के स्थान पे मैं क्या जोड़ रहा हूं, ROH। आगे बात समझ में। अब देखिए साथियों क्या होता है, ये जो एल्केन समूह है इसका प्रभाव कौन सा होता है, इसका प्रभाव +I का होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये जो समूह है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बोलो जाएंगे ना। अब देखिए ऑक्सीजन की विद्युतीनता वैसे ही क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अब ये देने वाला समूह है तो इसके ऊपर ऋणावेश की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। भाई हाइड्रोजन की तुलना में इस एल्केन समूह का प्रभाव क्या है, प्लस I का, तो इस कारण से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो आवेश है ऋणावेश वह कुछ बढ़ जाएगा। अब जितना ज्यादा इस पे आवेश होगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश। अब देखो क्या हो रहा है कि ये जो ऋणावेश की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी साथियों, जितना ज्यादा ऋणावेश होगा ऑक्सीजन के ऊपर, यह विपरीत आवेश वाला, यह कौन सा आवेश है, हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है, तो यह विपरीत आवेश युक्त H+ आयन को, विपरीत आवेश युक्त H+ आयन को अपने पास में पकड़ के रखेगा, और जितना ज्यादा पकड़ के रखेगा वह बंध उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब इस ऑक्सीजन पे जितना ज्यादा ऋणावेश होगा, ऋणावेश की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, यह बंध उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, और मजबूत को ही अपन रासायनिक भाषा में बोलते हैं सहसंयोजी होगा। इस बंध की प्रकृति कैसी होगी, सहसंयोजी होगी। अगली बात समझो, अब देखो जितना ज्यादा मजबूत होगा हाइड्रोजन का निकलना उतना ही क्या होगा, मुश्किल, हाइड्रोजन का निकलना उतना ही क्या होगा, मुश्किल, और जितना ज्यादा मुश्किल होगा उतनी ही उसकी अम्लीयता क्या होगी, कम होगी। यानी इस बंध की प्रकृति जितनी ज्यादा मजबूत होगी, सहसंयोजी, उतनी ही उसकी अम्लीयता क्या होगी, कम होगी, अम्लीयता क्या होगी, कम होगी। यानी अम्लीयता को घटाने में अथवा बढ़ाने में यह एल्केन समूह का विशेष योगदान है। एल्केन समूह जितना बड़ा होगा, ऋणावेश की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, यह बंध उतना ही मजबूत और सहसंयोजी होगा। जितना यह मजबूत और सहसंयोजी होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही क्या हो जाएगी साथियों, कम हो जाएगी। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने लिख दिया CH3OH, मैंने लिख दिया C2H5OH, मैंने लिख दिया CH3CH2CH2OH। देखिए साथियों इस तरह से मैंने एक उदाहरण लिखा। इसमें केवल और केवल कितने कार्बन है, एक कार्बन है, केवल और केवल कितने कार्बन है, एक कार्बन है। इसका एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं जल का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है साथियों, अब देखो क्या किया मैंने, ये एल्केन समूह है लेकिन मैथिल समूह है, ये मैथिल समूह है, ये एथिल समूह है और ये प्रोपिल समूह है। एल्केन समूह का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एल्केन समूह का आकार बढ़ रहा है। जितना बड़ा एल्केन समूह होगा
ऋणावेश की मात्रा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। और जितनी ज्यादा ऋणावेश की मात्रा होगी, जितनी ज्यादा ऋणावेश की मात्रा होगी, यह बंध उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। उतना ही क्या होगा साथियों, मजबूत होगा। इसे एक बार और लिख देते हैं, उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। और जितना मजबूत होगा उतना ही उसके ऊपर उतने ही उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी साथियों, कम हो जाएगी। अब देखिए जितना ज्यादा एल्केन समूह बढ़ेगा उसकी अम्लीयता उतनी ही कम होगी। ऐसी स्थिति में इनकी अम्लीयता का क्रम ये वाला होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। ये छोटा समूह है, छोटा समूह है, माइनस का प्रभाव कम होगा, माइनस का प्रभाव कम होगा तो इसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। समस्त अल्कोहलों में मेथनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। समस्त अल्कोहलों में मेथनॉल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। आगे बात समझ में। और सभी अल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होते हैं, जल की तुलना में दुर्बल अम्लीय हैं। यानी आपसे मैं पूछूं, बताओ ROH ज्यादा अम्लीय है कि H2O ज्यादा अम्लीय है, तो आपका आंसर होगा H2O ज्यादा अम्लीय है। जल ज्यादा अम्लीय होते हैं अल्कोहल की तुलना में, और सभी अल्कोहलों में मेथनॉल सर्वाधिक अम्लीय होता है। कारण अभी बता दिया, एल्किल समूह प्लस आय प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण से इसके ऊपर ऋणावेश की मात्रा बढ़ती है, इससे यह बंध मजबूत होता है और उसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। सभी अल्कोहल जल की तुलना में कम अम्लीय होते हैं और अधिक क्षारीय होते हैं। अम्लीय कम है तो क्षारीय ज्यादा होगा। ये थी दोस्तों अम्लीयता के रेफरेंस में। अब बात करते हैं इसका कुछ क्रम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये जो मैंने ऑर्डर लिखे थे इसी ऑर्डर को मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैंने लिख दिया CH3OH, मैंने लिख दिया C2H5OH। इससे कम अम्लीय कौन हो जाएगा, C3H7OH। तो ये तो हो गई अम्लीयता का क्रम। क्वेश्चन आता है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल तथा तृतीयक अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम लिखिए। एक बार अपन प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अल्कोहल की भी तुलना कर लेते हैं। मैंने लिखा 4 कार्बन का CH3, CH2, CH2, ये 1 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा साथियों। ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। और लास्ट उदाहरण बना देता हूं CH3 3 डिग्री का अल्कोहल का। ये अपना 3 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा साथियों। ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है और ये क्या हो जाएगा साथियों, 3 डिग्री का अल्कोहल है। अब ध्यान से देखिए आप, अपने को हाइड्रोजन कहां से निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है ऑक्सीजन के यहां से। हाइड्रोजन निकालना कहां से, ऑक्सीजन के यहां से। अब ये ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, अब ये हाइड्रोजन यहां से किस तरह से निकलेगा, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए यहां जितना ज्यादा ऋणावेश होगा हाइड्रोजन का निकलना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। अब देखिए यहाँ जो एल्केन समूह है ये एक लंबी चेन के रूप में 1 2 3 4 इस तरह से है, लेकिन यहाँ जो कार्बन जुड़ा हुआ जिस कार्बन से, ये दोनों जो समूह है CH3 और CH2 ये इसके जस्ट पास में है। सेम अगर लास्ट वाले में देखें तो ये जो CH3 है, तीनों CH3 इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे, जो जितना पास होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। जो समूह जितना पास में होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा है। कारण क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पास होगा आसानी से इस बंध को इलेक्ट्रॉन देगा, और आसानी से जितना इस बंध को इलेक्ट्रॉन देगा उस बंध की प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा बंध की प्रबलता होगी वह बंध उतना ही सहसंयोजी होगा और उसकी अम्लीयता का क्रम उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 1 डिग्री अल्कोहल की तुलना में 2 डिग्री अल्कोहल कम अम्लीय होते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम अम्लीय होते हैं। तो साथियों मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये इसकी अम्लीयता का क्रम है, और यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का अम्लीयता का क्रम है। ये भी अम्लीयता का कौन सा क्रम हुआ, घटता क्रम, अम्लीयता का घटता क्रम,
अब ध्यान से देखें साथियों, 1 डिग्री टू अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम अम्लीय होगा, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम अम्लीय होगा। समस्त अल्कोहलों में मैथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होते हैं और जितनी ज्यादा अल्किल समूह है लंबाई बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी अम्लीयता का क्रम भी कम होता जाता है। आगे बात समझ में, चलो इसके विपरीत अगर यदि मैं क्षारीयता का क्रम बोलूं, अल्कोहल की क्षारीयता, क्योंकि अगले टॉपिक में अपन अल्कोहल की क्षारीय गुणों की व्याख्या भी करने वाले हैं, तो वहां भी अपने को बात आएगी अल्कोहल की क्षारीय गुणों के बारे में। तो देखिए जहां अम्लीयता होती है, अम्लीयता और क्षारीयता एक दूसरे के सदैव व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अम्लीयता और क्षारीयता एक दूसरे के सदैव क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात ये इसका अम्लीयता का घटता क्रम है तो इसके विपरीत कर दें तो ये क्षारीयता का क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। क्षारीयता का क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा। जिस तरह से मैथिल अल्कोहल सर्वाधिक अम्लीय होते हैं उसी तरह से मैं बोलूंगा समस्त अल्कोहलों में मैथिल अल्कोहल दुर्बल क्षारीय होते हैं। समस्त अल्कोहलों में मैथिल अल्कोहल दुर्बल क्षारीय होते हैं जबकि प्रबलतम अम्ल होते हैं अल्कोहल के रेफरेंस में। तो अल्कोहल की अम्लीयता उसके क्षारीय गुणों की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है तो आप बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल अन्य अल्कोहलों की तुलना में सबसे ज्यादा क्षारीय होते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहल अन्य अल्कोहलों की तुलना में सबसे ज्यादा अम्लीय होते हैं। आगे बात समझ में, चलो इसके इस अभिक्रिया को दर्शाने वाले कुछ रिएक्शन लेते हैं। अभी मैंने लिखा अल्कोहल की वह अभिक्रिया जिसमें H बंध टूटता है और यह अम्लीय गुणों की व्याख्या करता है। यानी जब अपन अल्कोहल की अम्लीय गुणों की व्याख्या कर रहे हैं उस स्थिति में मैथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, और जब क्षारीय गुणों की व्याख्या करेंगे तो उस स्थिति में 3 डिग्री का अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। मैथिल अल्कोहल अम्लीय गुणों के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील, जबकि 3 डिग्री का अल्कोहल क्षारीय गुणों के लिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। देखिए एक बार अपन इसके अम्लीयता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहे हैं। मुख्य रूप से 4-5 रिएक्शन है। इनमें साथियों सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है धातु से क्रिया, धातु से या धातु हाइड्राइड से क्रिया। दोनों एक जैसे ही हैं, प्रोडक्ट दोनों में सेम मिलेंगे लेकिन अभिकर्मक चेंज हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। देखिए मैंने लिखा जो एक बात याद रखें, धातु कौन सी लेनी है, तो धातु अपने को सक्रिय धातु लेनी है, कौन सी धातु लेनी है, सक्रिय धातु। जैसे कि सोडियम ले लिया मैंने, पोटेशियम ले लिया, ये अपनी सक्रिय धातु हैं और इन सक्रिय धातुओं से अपने को रिएक्शन करवानी है। देखो क्या करते हैं, मैंने लिखा ROH, अल्कोहल के अभिक्रिया अपने को करवानी है किससे, सक्रिय धातु से यानी सोडियम से। दोनों के 2-2 मोल ले लेंगे, रिएक्शन करवा देंगे तो मिल जाएगा 2RONA प्लस H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं साथियों सोडियम एल्कोक्साइड। अगर यदि यहाँ एक कार्बन होता तो सोडियम मेथोक्साइड, 2 कार्बन होता सोडियम एथोक्साइड, 3 कार्बन होता सोडियम प्रोपोक्साइड। जितनी जगह जितना आपका अल्कोहल है उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाता है। देखिए साथी जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2OH, इसकी अभिक्रिया 2Na से करवा दी तो मिल जाएगा 2CH3 CH2OH ONA
प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा साथियों सोडियम एथोक्साइड। अगर यदि एक कार्बन है तो मेथोक्साइड बताया, 3 कार्बन हो प्रोपोक्साइड बता दिया। आगे बात समझ में, सोडियम की जगह पोटेशियम ले लिया तो सोडियम की जगह पे पोटेशियम एथोक्साइड आ जाएगा। चलो ये तो सक्रिय धातु से ले लिया। अब मैं ले लेता हूं सक्रिय धातु हाइड्राइड से। सक्रिय धातु हाइड्राइड से रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया ROH प्लस NaH। यहां से एक हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और बन जाएगा RONa प्लस H2। प्रोडक्ट वही बनेंगे, इसलिए मैंने यही लिखा कि एल्कोक्साइड बनाएगा मेटल एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एक तो लिख सकता हूं मेटल हाइड्रोक्साइड, या हिंदी में लिख देता हूं धातु एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। धातु एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब धातु है, आपने पोटेशियम ले लिया तो पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड, रुबिडियम ले लिया रुबिडियम एल्कोक्साइड, सीजियम ले लिया सीजियम एल्कोक्साइड। आगे बात समझ में, इसी सीक्वेंस से बन जाएगा। तो ये थी दोस्तों धातु से एवं धातु हाइड्राइड, किसी से भी रिएक्शन करवा दो आपको मिलेगा क्या, धातु एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट सेम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। दूसरे रिएक्शन में मैं लिख रहा हूं गिन्यार अभिकर्मक से अभिक्रिया। दूसरी इसके अंदर रिएक्शन है गिन्यार अभिकर्मक से क्रिया। देखिए साथियों, गिन्यार अभिकर्मक में क्या होता है RMgX, इसकी रिएक्शन करवा देंगे ROH। गिन्यार अभिकर्मक से क्रिया करके हमेशा याद रखना एल्केन बनेगा, एल्केन बनता है। एल्केन निर्माण के लिए काम में ली जाती है। जब अपन अल्कोहल की क्रिया गिन्यार अभिकर्मक से करवा देते हैं तो इसे अपने को एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन कौन सा मिलेगा, तो गिन्यार अभिकर्मक के अंदर जो एल्केन समूह है उसके साथ जो अपन क्रिया करवाएंगे तो गिन्यार अभिकर्मक का एल्केन समूह CH3H और बाकी को अपने को उसी पैटर्न में लिख देना है ROMgX। यानी गिन्यार अभिकर्मक में जो एल्केन समूह है उसमें जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर यदि आप अल्कोहल में 5 कार्बन ले लेते हैं बट गिन्यार अभिकर्मक में एक ही कार्बन होता है तो एक ही कार्बन का मेथेन बनेगा, एक ही कार्बन का क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। चलो इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर पे। जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है वो है एस्टरीकरण। तीसरे नंबर की रिएक्शन है एस्टरीकरण। ये अभिक्रिया जो होती है साथियों कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, RCOOH प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस H2SO4 की उपस्थिति में होती है। देखिए क्या होता है, मैंने लिख दिया CH3COOH प्लस लिख दिया ROH। देखिए ये दिखता है अम्ल, ये दिख तो रहा है अम्ल, लेकिन इस अभिक्रिया में यह क्षार की तरह कार्य करता है। जब अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब वैज्ञानिकों का मानना था कि जो ये H है वो यहां से निकलेगा
और OH यहां से आएगा, OH यहां से आएगा और बनेगा क्या, बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OR, ये बनेगा। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी है, नई जो विधि है, नई जो टेक्नोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ये अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है। ये जो अभिक्रिया है वो कुछ इस तरह से होती है। यहां से जो अल्कोहल है वो H+ आयन देगा, वो क्या देगा, H+ आयन, और अम्ल का क्या निकलेगा, H+ आयन। अम्ल का OH- आयन और अल्कोहल का H+ आयन निकलेगा और बनेगा क्या, और बनेगा क्या, तो CH3 डबल बॉन्ड OO। अब आप कहोगे कि सर पहले वाले भी आपने वही बनाया, अभी भी वही बना रहे हो, अभी भी वही बना रहे हो, तो दोनों में अंतर क्या है? साथियों दोनों में बहुत ही अंतर है, दोनों में बहुत ही अंतर है। जब अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अपन यही मानते थे कि जो अम्ल है वो H+ आयन देगा, जो अम्ल है वो H+ आयन देगा और अपनी अभिक्रिया कुछ इस तरह से होगी। लेकिन आप इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि यह जो अभिक्रिया है वो गलत है और ये जो अभिक्रिया है वो साथियों सही है। अगर यदि एग्जाम में आपके स्थिरीकरण अभिक्रिया के लिए पूछा जाए तो आपको यही अभिक्रिया लिखनी है, ये अभिक्रिया आप नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि अब ये अभिक्रिया गलत हो गई है। रिएक्शन प्रोडक्ट वही है लेकिन अपने पास अब टेक्नोलॉजी। इसमें साथियों स्थिरीकरण में जैसे अभी अद्वारसी में पूछ लिया था कि स्थिरीकरण अभिक्रिया लिखिए, स्थिरीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो एक बार इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं साथियों कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होती है। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, किसकी कर रहा हूं, तो स्थिरीकरण की रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए क्या होगा, आप ले रहे हो H2SO4 H2SO4, H2SO4 किसमें ब्रेक डाउन होगा, तो H+ आयन प्लस HSO4 माइनस आयन, H+ आयन और HSO4 माइनस आयन के रूप में यह ब्रेक डाउन होगा। आगे बात समझ में दोस्तों, ये थी स्टेप फर्स्ट, ये थी साथियों स्टेप फर्स्ट। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है, देखिए जो मैंने लिख रहा हूं CH3 डबल बॉन्ड OOH, ये इसके ऊपर कुछ लोन पेयर है। ये जो H+ आयन आया है वो इस लोन पेयर के ऊपर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ये इस लोन पेयर के ऊपर क्या करेगा साथियों, आक्रमण करेगा और बना क्या लेगा, बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड OOH और ये लोन पेयर इस तरह से आएगा, इसके ऊपर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और बंध बनाने में दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर का काम आया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, लोन पेयर वाला। अगले स्टेप में क्या होगा साथियों, ये ऑक्सीजन तो अधिक विद्युत ऋणी है, जो परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणी है क्या वो धनावेश रख सकता है, नहीं, वो क्या करेगा, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा इस बंध से। तो अगले स्टेप में मुझे मिल क्या जाएगा, तो अगले ही स्टेप में मुझे मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर प्लस H2O। अब बात करते हैं स्टेप थर्ड में क्या होगा। स्टेप थर्ड, जो स्टेप थर्ड है वो अपना काम आएगा CH3 डबल बॉन्ड O प्लस और यहां से बन जाएगा ROH। अब देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर आकर के कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पे, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OOH और यहां से आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने दिए हैं लोन पेयर, जो लोन पेयर देता है उसी के ऊपर धनावेश आएगा। वही कंडीशन होगी साथियों, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होते हुए लोन पेयर कंटेन कर रहा है, अब लोन पेयर होने के कारण से ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस कहां ले लेगा, बंध के पास, और बना क्या लेगा,
बनाएगा आपके CH3C+O प्लस मिल जाएगा H+N प्लस आपको क्या मिल जाएगा H+N। और ये जो H+N मिला है, ये जो H+N है, ये वापस से जो पहले स्टेप में आपने जो HSO4 माइनस निकाला है उससे क्रिया कर लेगा HSO4 माइनस और इससे बना लेगा H2SO4। अब देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अपना जो H2SO4 है वापस से आपको मिल गया, लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान एक जगह जल का अणु भी बन रहा है। एक जगह क्या बन रहा है? जल का अणु भी बन रहा है। जो जल का अणु बन रहा है इस सांद्र H2SO4 को क्या कर देगा? तनु करता जाएगा। इस सांद्र H2SO4 को क्या करता जाएगा साथियों? तनु करता जाएगा। और जैसे जैसे इसकी तनुता बढ़ेगी यह अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होती जाएगी। अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होती जाएगी। तो ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर पहला जो स्टेप है, एक बार वापस बता देता हूं, पहला जो स्टेप है इस अभिक्रिया में H2SO4 ब्रेक डाउन होता है H+N और HSO4 माइनस आयन के रूप में। जो SO4 आयन बना है वह आक्रमण करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, ऑक्सीजन के लोन पेयर के, और उसमें से एक जल का अणु का निष्कासित करके बना लेगा CH3CO प्लस आयन, CH3CO प्लस आयन। ये जो CH3CO प्लस आयन है ये अल्कोहल के ऊपर जाकर के अटैक करेगा और अल्कोहल के ऊपर जैसे अटैक करेगा उसमें से वापस से एस्टर बना करके H+ आयन को बाहर निकाल देगा। इसे बोलते हैं एस्टर, इसे बोलते हैं एस्टर। अब देखिए जो H+ आयन बाहर निकला है ये आपका HSO4 से क्रिया करके वापस जो आपने प्रथम पद में जो H2SO4 बनाया है वो बना लेगा H2SO4। और ये H2SO4 जो पहले दूसरे स्टेप में आपने जल का अणु बाहर निकाला है उसके कारण से ये H2SO4 धीरे धीरे क्या होगा? तनु होगा। धीरे धीरे क्या होगा? तनु होगा। और जब ये तनु होता जाएगा तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ये थी एस्टरीकरण की क्रिया विधि। इसके बाद में बात करते हैं जो अगली अभिक्रिया है वो है एसिडलीकरण। देखिए इसके अंदर चौथे नंबर पे अभिक्रिया आती है, वो भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिडलीकरण। एसिडलीकरण देखिए एसिडलीकरण क्या होता है? जब अल्कोहल की क्रिया, जब अल्कोहल की क्रिया किससे करवा दी जाए? ROCl, RCOCl से या RCOOCOR से। जब अल्कोहल की क्रिया एसिड क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दी जाए तो इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण कहते हैं। और देखिए मैंने लिख दिया RCOOCl और इसकी अभिक्रिया करवा दी ROH। यहां मैं क्या करूंगा? तो यहां से मुझे निकालना है क्लोरीन और यहां से निकालना है क्या? H+N। क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा साथियों RCOOR। इसी को भी एस्टर बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। इसी तरह से अगर ये है एसिड क्लोराइड, अगर इसकी अभिक्रिया RCOOR, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। जब इसकी अभिक्रिया एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड बोलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड से करवा देते हैं तो यहाँ पे भी जब आप अल्कोहल से रिएक्शन करवाओगे तो यहां से निकलेगा क्या? RCOO और इस जगह से निकल जाएगा R, इस जगह से निकल जाएगा H, इस जगह से निकलेगा H और यहां से निकलेगा RCOO। मिलेगा क्या? तो देखिए RCORO,
एक तो मिल गया आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दूसरा क्या निकला आर सी ओ और यहां से एच, क्या मिल जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आगे साथियों, ये जो अभिक्रिया होती है यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है, यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर यदि इस अभिक्रिया में R की जगह, इस अभिक्रिया में R की जगह R इज इक्वल टू CH3 हो, R का मान अगर यदि CH3 हो तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं एसिटिलीकरण। इस अभिक्रिया में अगर यदि R का मान क्या हो जाए CH3, तब तो इसका नाम होगा एसिटिलीकरण। लेकिन R की मान की जगह पे R इज इक्वल टू H ले लिया जाए, R इज इक्वल टू C2H5 ले लिया जाए, अन्य कोई भी एल्केन समूह ले लिया जाए, तो इस अभिक्रिया का ही नाम होता है एसिटिलीकरण। जब R का मान या तो H हो अथवा C2H5 हो तो इस अभिक्रिया का नाम होता है एसिटिलीकरण। लेकिन R का मान अगर CH3 हो तो उस अभिक्रिया के लिए विशेष नाम देते हैं एसिटिलीकरण। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एसिटिलीकरण कौन सी अभिक्रिया है, तो एसिटिलीकरण अभिक्रिया यही है, लेकिन R की जगह CH3 ना हो करके या तो हाइड्रोजन को रखना है अथवा C2H5 को रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एसिटिलीकरण अभिक्रिया लिखिए, तो R की जगह आप क्या लिखोगे CH3, R की जगह क्या लिखोगे CH3। एक बार मैं दोनों ही उदाहरण लिख रहा हूं कि दोनों ही उदाहरण किस तरह से आते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया एसिटिलीकरण, तो R इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू मैं लिखूंगा CH3, तो R की जगह मैं क्या लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस आ जाएगा। यहाँ अल्कोहल में कोई सा भी समूह ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, तो अल्कोहल की जगह तो मैं ROH ही लिख रहा हूं। यहाँ क्षार ले लेते हैं, देखिए क्या मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O आगे बात समझ। अगर यदि इसी अभिक्रिया में मैं बोलूं कि मुझे एसिटिलीकरण करके बताओ, तो एसिटिलीकरण में इस CH3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा R इज इक्वल टू या तो H लिख दो या फिर लिख दो C2H5। और भी आपको लंबी कार्बन लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, लंबी कार्बन रख सकते हैं। देखिए मैंने लिख दिया HC डबल बॉन्ड OCl प्लस ROH, क्या बन जाएगा CH3, सॉरी यहां CH3 की जगह H है तो मिल जाएगा आपको CS, यहां मिल जाएगा आपको HC डबल बॉन्ड O। बट ये ध्यान रखना साथियों कि ये जो मैथेनॉइल क्लोराइड है, इसका नाम मैथेनॉइल क्लोराइड होता है, मैथेनॉइल क्लोराइड। ये रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पर स्थायी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे कमरे के तापमान पर स्थायी नहीं होता है, इसलिए ये अभिक्रिया का जो अपन यहाँ लैब में अथवा रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो उसका कोई मतलब औचित्य नहीं रहता है। तो इस अभिक्रिया की जगह पे मैं दूसरी अभिक्रिया लिख देता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। R इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ C2H5, R इज इक्वल टू क्या ले लिया C2H5। और यहाँ आगे की अभिक्रिया तो आप कुछ भी लिख दो, R की जगह एक कार्बन ले लो, दो कार्बन ले लो, तीन कार्बन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवा देते हैं, मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा आपको CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR प्लस HCl, प्लस क्या मिल जाएगा HCl। देखिए साथियों इसके अंदर जो क्षार लेते हैं, क्षार अपना जो होता है वो पिरिडीन होता है। क्षार क्या होता है, पिरिडीन होता है, जिसका फॉर्मूला अपन बेंजीन वाले की तरह ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा देते हैं, ये पिरिडीन है। और इसको लिखते हैं C5
H5N pyridine। तो ये था साथियों अपने वह अभिक्रिया जिसके अंदर अल्कोहल की प्रकृति कैसी हो, अम्लीय हो। अल्कोहल की प्रकृति कैसी हो, अम्लीय हो। तो इस अभिक्रिया के दौरान अपन ने वह अभिक्रिया जिसके अंदर अल्कोहल की प्रकृति अम्लीय हो उसका अध्ययन किया था। अब जो अपना अगला भाग है जो अपने फर्स्ट में लिखा था रासायनिक गुणों के बारे में, तो अपने 3 रासायनिक गुण और बाकी है, क्षारीय गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे, एल्केन समूह और OH समूह की रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी पढ़ेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसके कारण से भी अभिक्रिया पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।